हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो साथियों, ये पाठ मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई भी प्रश्न कहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैंने इसको रखा हूँ। तो मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया यहाँ तक ज़्यादा पूछता है, लेकिन प्रश्न कहाँ से आ जाएँ कुछ पता नहीं, इसलिए इसका अध्ययन करना आपको आवश्यक है। और प्लीज़ साथियों, जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। इतिहास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अर्थ व साम्राज्यवाद के प्रसार में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक रही। चलिए अब इसका हमें आंसर बताता हूँ। देखिए उत्तर क्या है। किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे निर्बल और गरीब देशों को अपने अधीन लेकर उनसे आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति उपनिवेशवाद कहलाती है। इस प्रकार की नीति का अनुसरण यूरोप में सामान्यतः 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच किया गया। 19वीं शताब्दी में इसे साम्राज्यवाद नाम दिया गया। साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियाँ। पहला है लाभ कमाने की लालसा, मातृ देश की शक्ति बढ़ाना, मातृ देश में सजा से बचना, स्थानीय लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें उपनिवेशिक धर्म में शामिल करना। देखिए इतनी चीज़ बताई गई है। साथियों, यह वीडियो कक्षा 10 यानी हाई स्कूल के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यह जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है बहुत लाभकारक वीडियो साबित होगा, क्योंकि यही सब प्रश्न बार बार बहुविकल्पी के रूप में आते हैं। यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर आपके पेपर चाहे कंपटीशन वाला हो या बोर्ड का, इससे बाहर आपका जाने वाला पेपर नहीं है, सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। भारत के संदर्भ में इंग्लैंड व फ्रांस के उपनिवेशिक विकास के बारे में लिखे। उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड व फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आने से निर्मित माल बहुत तेज़ी से तैयार होने लगा, जिससे कच्चे माल की ज़रूरत महसूस हुई। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपनिवेशों के ऊपर ध्यान दिया गया। इन राष्ट्रों के पास भारत जैसा उपनिवेश बनाने के बाद बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा और यह राष्ट्र अमीर होते चले गए, जबकि भारत को गरीब बना दिया। इन राष्ट्रों ने अपने विकास के साथ भारत में भी विकास किया, लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इंग्लैंड व फ्रांस के पूंजीपति वर्ग को अधिक पैसा कमाने का अवसर भी मिला। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विकास में किन किन देशों ने भाग लिया, इनके बारे में लिखें। ये प्रश्न कई बार आया है। तो अब उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विकास में बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी ने भाग लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। साम्राज्यवाद में यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर सकारात्मक व विनाशकारी प्रभाव का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, साम्राज्यवाद में यूरोप, एशिया, अफ्रीका
के देशों पर सकारात्मक और विनाशकारी प्रभाव देखने को मिले, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। का यानी सकारात्मक प्रभाव क्या है? पहला है तो साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा लागू की, जिससे इन देशों के लोगों को दूसरे देश की राजनैतिक प्रणालियों के अध्ययन का अवसर मिला। साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों ने अधिक लाभ कमाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, कमाने के लिए उपनिवेशों में नए उद्योग स्थापित किए, जिससे इन लोगों को रोजगार प्राप्त करने के नए अवसर प्राप्त हुए। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में व्यापार बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक सड़कें बनवाई तथा रेल की पटरियां बिछवाई, जिससे इन उपनिवेशों में यातायात के साधनों का बहुत विकास हुआ। यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति आने से अत्यधिक लाभ कमाना आरंभ कर दिया। खा यानी विनाशकारी प्रभाव क्या हुए इसके? साम्राज्यवादी देशों ने उद्योगों के लिए सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना आरंभ कर दिया और अपने देशों में निर्मित अधिक दामों पर बेचना आरंभ कर दिया। उन्होंने उपनिवेशों के निजी उद्योगों में बने हुए माल को बेचने के लिए अनेक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उपनिवेशों के उद्योग नष्ट हो गए। साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया, जिससे उपनिवेशों के किसान भी निर्धन हो गए। अगला, उपनिवेशों के लोगों को उच्च पदों पर भी नहीं रखा जाता था। साम्राज्यवादी देशों के ईसाई प्रचारकों ने उपनिवेश के लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ प्रश्न और हैं, देख लीजिए। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर और पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है, उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई अगर दबंग आदमी हो, किसी कमजोर का हक अधिकार, उसको मिलने वाली पूरी योजनाएं, वो सब अगर उसका हक ले लेता है तो वही क्या कहलाता है? बस यही साम्राज्यवाद के अंतर्गत ये भी आ जाता है। और उस देश को यानी साम्राज्यवाद कहा जाता है और उस देश को उपनिवेश कहा जाता है। जब कोई देश अपनी शक्ति का प्रयोग करके अन्य देशों को प्रभावित करता है, तब हम उसे साम्राज्यवाद का नाम देते हैं। लेकिन अगर कोई देश या क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है और अपने क्षेत्र में शामिल करता है, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के कौन कौन से तरीके अपनाए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए इसका आंसर देखिए। साम्राज्यवाद राष्ट्रों ने शोषण के निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला है क्या? साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ती कीमतों पर प्राप्त किया। नेक्स्ट, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से धन अपने देश पहुंचा दिया, जिससे वह उपनिवेश गरीब हो गया। नेक्स्ट है क्या? साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में अपने देशों या अपने देश का निर्मित माल सस्ती कीमतों पर बेचकर उपनिवेशों के लघु उद्योग बंद करवा दिए। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में ईसाई धर्म का बहुत
प्रचार किया, जिससे वहाँ की संस्कृति बर्बाद हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में किसानों से अपनी ज़रूरतों की खेती करवाई। यानी जो उनको अच्छा लगता था कि हमारे यहाँ महंगा है, उसको किसान से करवा करके वही चीज़ जो है खरीद करके ले लेते थे। यहाँ से कम में खरीदते थे और वहाँ जा कर के अधिक दाम में बेचते थे। जितने विदेशी थे यही करते थे पहले, अंग्रेज विदेशी सब यही। नेक्स्ट देखिए अब नंबर 3, भारतीय कृषि और किसानों पर उपनिवेशवादी व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम रहे, स्पष्ट करें। ये प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। आंसर देखिए, भारत की ब्रिटिश सरकार ने किसानों से लगान एकत्र करने के लिए जितने भी भूमि प्रबंध लागू किए, वे सब किसानों के शोषण पर आधारित थे। किसानों की लगभग आधी उपज लगान चुकाने में लग जाती थी। कर इकट्ठा करवाने, टैक्स इकट्ठा करने के नियम इतने कठोर थे कि किसानों को हर हाल में, चाहे उपज हो या न हो, कर देना पड़ता था। महाजनों से ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार लेने और सरकार को समय पर कर न देने की वजह से किसानों से उनकी भूमि छीन ली गई। अधिक कर देने की वजह से भी किसानों ने अपनी भूमि खुद भी छोड़ दी, जिससे भूमि बंजर हो गई। उपनिवेशवादी व्यवस्था ने भारतीय कृषि और किसान दोनों को बर्बाद कर दिया। यानी सरकार द्वारा इतना टैक्स लगा दिया गया कि किसान भूमि पे खेती करना ही बंद कर दिए, और वह भूमि बंजर हो गई। अब खेती नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी और किसान बर्बाद हो गए। यही चीज़ बताया गया है इसमें। नेक्स्ट, और क्वेश्चन क्या है, भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के पश्चात मतलब बाद, भारतीय धन अथवा संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर इंग्लैंड जाता रहा। इसे आर्थिक दोहन अथवा संपदा का निष्कासन कहा जाता था। यह धन सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को भारी वेतन तथा पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से दिया जाता था। एक अनुमान के अनुसार केवल 1758 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक लगभग 60 लाख पाउंड की संपत्ति इंग्लैंड भेजी गई। बताइए, यहाँ से जो है इतनी संपत्ति भारत से यहाँ से कमा के वहाँ भेजी गई सब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मानचित्र पर साम्राज्यवादी देशों द्वारा भारत में जो बस्तियां स्थापित की गई उनकी स्थिति को दर्शाओ। क्वेश्चन आंसर देखिए, भारत में साम्राज्यवादी देशों द्वारा ज़्यादातर बस्तियां समुद्री किनारों पर स्थित की गई, जिनमें प्रमुख रूप से पांडिचेरी, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, बंगाल विहार शामिल है। मानचित्र को छात्र स्वयं बनाने की कोशिश करें। आप स्वयं बना सकते हैं चित्र, यानी नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ जैसे बीच, आप जैसे लखनऊ से हैं, लखनऊ पूरब बिहार, और आगे जाएंगे बंगाल आएगा। इस तरह से दक्षिण में जाएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे जो है चला जाएगा। उत्तर में उत्तराखंड। अब इधर जाएंगे तो उत्तर साइड और जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है बना ले जाएंगे। अब पश्चिम में जाएंगे तो राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह पर जाएंगे। अब देखिए आगे, शिक्षक की नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सहायता से कक्षा में चर्चा करो कि अगर हमारा देश उपनिवेश नहीं रहा होता तो आज हमारा राजनीतिक
आर्थिक एवं सामाजिक जीवन कैसा होता। ये आपको चर्चा करना है कक्षा में। तो आंसर का हो जाए, अगर हमारा देश उपनिवेश नहीं रहा होता तो आज भी हमारे देश में औद्योगिक क्रांति न आई होती, सभी काम हाथों से हो रहे होते, भारत में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं होती, भारत में यातायात के संसाधनों का विकास इतनी तीव्रता से नहीं हो पाता, इन सब के बावजूद भी भारत एक अमीर देश होता। सही मायने में अगर हमारा देश उपनिवेश नहीं रहा होता तो आज हम दुनिया में इतनी तरक्की, अब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखो, आज हम दुनिया में इतनी तरक्की न कर रहे होते और लोगों का जीवन साधारण ही रह जाता। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ तक देखो, आज के भारत में कौन कौन से औपनिवेशिक चिन्ह नज़र आते हैं। आज भी भारत में उत्तर का आज भी भारत में बहुत सारे औपनिवेशिक चिन्ह में नज़र आते हैं, जिनका उल्टा निम्नलिखित है। भारतीय रेल, भारतीय रेल, देख सकते हैं, ये तीन चीज़ें, यही चीज़ें आज भी बहुत से औपनिवेशिक चिन्ह नज़र आते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। भारतीय रेल, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन, बहुत सी प्रसिद्ध इमारतें, औद्योगिक मशीनें, यहाँ तक पूरा जो है औद्योगिक मशीनें हैं, देख सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट साथियों इसका पूरा। अब बस प्रश्न यहीं तक था, ये हुआ पूरा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप जो है इस प्रश्न को हमारे साथ अध्ययन कर लिए होंगे, क्योंकि साथियों इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ साथियों आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिए। आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।